जय हिंद बच्चों। हम अपनी पाठ्य पुस्तक पलाश के पाठ 7 जवाहर भाई का अध्ययन करेंगे। इससे पहले पहली वीडियो में मैंने आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व और उनके स्वभाव के बारे में बताया और किस प्रकार महादेवी वर्मा उनसे मिली आनंद भवन जाकर, ये सारी जानकारी दी। चलिए इस अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए आगे पढ़ते हैं। मैंने उन्हें अनेक बार देखा, मालाओं से लदे भाषण देते, जेल जाते, घर में बड़ी मधुर आत्मीयता से कमला भाभी से बातें करते, छोटी सी इंदिरा जी पर स्नेहिल हाथ फेरते। स्नेहिल का अर्थ है बच्चों प्रेम से भरा हाथ, प्रेमपूर्ण। संपूर्ण आत्मसमर्पण के साथ बापू के चरणों में बैठते। तो बच्चों यहाँ पर महादेवी वर्मा जी पंडित जवाहरलाल नेहरू के विषय में आगे बताते हुए कहती हैं कि मैंने उन्हें अनेक बार मालाओं से लदे हुए देखा। जब वो भाषण देते थे उस समय मालाओं से लदे रहते थे। और उनका दूसरा रूप मैंने घर में, जहाँ पर बहुत ही आत्मीयता अर्थात अपनापन होता था, वहाँ अपनेपन से कमला भाभी से बातें करते हुए देखा। और जो उनकी पुत्री थी इंदिरा, उस पर प्यार से हाथ फेरते हुए, स्नेहिल प्रेम से भरा हाथ फेरते हुए देखा। और इसके अलावा महात्मा गांधी के पास जब वो बैठते थे तो पूर्ण आत्मसमर्पण, सब कुछ अपना समर्पित करते हुए इस अंदाज में उन्हें महात्मा गांधी के पास बैठे हुए भी देखा है। स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक और सेनापति के रूप में भी उनका संपर्क सुलभ रहा और प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्रथम कुलपति के रूप में भी किसी भी स्थिति में उनके मानवीय रूप में कोई अंतर नहीं मिला। बच्चों जैसे जैसे उनका कद बढ़ता चला गया, उनके पद बढ़ते चले गए, तो वो जैसे अपने साधारण जीवन में दिखाई देते थे, उनके व्यवहार में जो साधारणता उनके सामान्य जीवन में थी, कोई भी पद मिलने के बाद भी उनके व्यवहार में, उनकी मानवीयता में कोई परिवर्तन नहीं होता था। अत्यधिक शासकीय व्यस्तता में भी उनका स्नेह भरा मानवीय रूप अक्षुण्ण ही रहता था। शासकीय व्यस्तता का मतलब है शासन के, सरकार के कार्यों में व्यस्त होना, बिजी होना। और अक्षुण्ण का मतलब है बेटा जो कभी नष्ट ना हो। तो जब वो शासन के कार्यों में बहुत अधिक व्यस्त रहते थे, तब भी उनका जो स्नेह, प्यार से भरा हुआ मानवीय रूप है जो कभी नष्ट नहीं होता, वो हमेशा उनके चेहरे पर दिखाई देता था। उनके प्रधानमंत्री होने के उपरांत एक बार मुझे विशेष काम के लिए दिल्ली जाना पड़ा। मैंने सोचा कि जवाहर भाई से भी मिल लूं। प्रधानमंत्री से मिलने का समय निश्चित करने का अवकाश नहीं था, अतः ऐसे ही प्रभात बेला में, प्रभात बेला मतलब सवेरे के समय, उनके विशाल भवन पर उपस्थित हुई। उनके निजी सचिव ने कहा, बिना पूर्व निश्चित समय के भेंट होना संभव नहीं। यहाँ तो लोग 10-10 दिन प्रतीक्षा में पड़े रहते हैं। जब उनके निजी सचिव ने महादेवी वर्मा से इस तरह कहा तो सुनते ही मेरा मन विद्रोह कर उठा। लेखिका कहती हैं, महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि ये बात सुनते ही मेरा मन विद्रोह कर उठा। मैंने कहा, वह प्रधानमंत्री की व्यस्तता का प्रमाण हो सकता है कि भाई वो मिल नहीं पा रहे हैं मुझसे, तो ये उनके बिजी होने का प्रमाण हो सकता है। लेकिन जो 10-10 दिन पड़े रहते हैं, उनके निठल्लेपन का तो यह निश्चित ही प्रमाण है। लेकिन जो लोग उनसे मिलने के लिए 10-10 दिन तक यहाँ पड़े रहते हैं, इससे तो बिल्कुल स्पष्ट होता है कि वो बहुत ही निठल्ले व्यक्ति हैं। आप जाकर उन्हें सूचना देने का कष्ट करें कि प्रयाग से महादेवी आई है और उन्हें आज ही जाना है। वह उनसे मिलने की प्रतीक्षा में जीवन के 10 दिन खोने की स्थिति में नहीं है। तब महादेवी वर्मा ने उनके निजी सचिव से कहा कि आप जाकर उनसे कहिए कि प्रयाग से महादेवी वर्मा आई हैं और उनसे मिलने के लिए जीवन के 10 दिन खोने की स्थिति में वह नहीं है। अर्थात 10 दिन तक वो इन लोगों की तरह लाइन में नहीं लग सकती, क्योंकि उन्हें आज ही वापस लौटना है। आगे लेखिका कहती हैं, बच्चों मेरा संदेश किस रूप में पहुंचा,
कि जो बात लेखिका ने निजी सचिव से कही वो बात प्रधानमंत्री के सामने किस तरह से पहुंची यह लेखिका को नहीं पता, किंतु शीघ्र ही जवाहर भाई तेजी के साथ सीढ़ियों से उतरते हुए दिखाई दिए। लेकिन जवाहर भाई तेजी से सीढ़ियों से उतरते हुए दिखाई दिए और मेरा हाथ पकड़कर एक प्रकार से खींचते हुए ऊपर की मंजिल में ले गए। यहाँ बैठो, तुम्हारे लिए कॉफी आती होगी, इलाहाबाद के हालचाल बताओ। वे इस प्रकार बात कहते गए कि मुझे ना रूठने की याद रही ना शिकायत करने की। इसका मतलब ये है बच्चों, जैसे ही प्रधानमंत्री ने महादेवी वर्मा के आने की सूचना सुनी, क्योंकि वो भी उनसे मिलने के लिए उत्सुक थे, तो फौरन वो नीचे आ गए और महादेवी वर्मा का हाथ पकड़कर वो ऊपर मंजिल पर ले गए और वहां बैठकर उनसे बातचीत करने लगे। उन्होंने इतना मौका भी महादेवी वर्मा को नहीं दिया कि महादेवी वर्मा उनसे कोई शिकायत कर पाती या रूठ पाती। तो बच्चों, उनके अंदर इतना अपनापन, आत्मीयता थी। अत्यधिक व्यस्त रहने पर भी दूसरों के विश्वास और सुविधा की चिंता करना वे शायद ही भूलते थे। मेरी स्मृति में एक और घटना प्रत्यक्ष हो जाती है। महादेवी वर्मा कहती हैं कि चाहे प्रधानमंत्री या पंडित जवाहरलाल नेहरू कितने ही व्यस्त क्यों न रहते हों, लेकिन व्यस्तता के बावजूद वो दूसरों का विश्वास नहीं तोड़ते थे और उनकी सुविधा का पूरा ख्याल रखते थे। मेरी स्मृति में एक और घटना प्रत्यक्ष है। महादेवी वर्मा आगे कहती है कि मेरी याद में एक और घटना मेरी नज़रों के सामने आती है। एक बार जब मैथिली शरण दद्दा और मैं उनसे मिलने गए, तब उन्होंने सहज आत्मीयता से मुझे रात में अपने साथ भोजन करने का निमंत्रण दे दिया। दद्दा विनोद भाव से बोल उठे, अवश्य पंडित जी, महादेवी की इस बार शुद्धि कर डालिए, हम तो किसी प्रकार बच ही गए हैं, यह न बच पाए। तो मजाक करते हुए मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा कि बिल्कुल सही है पंडित जी, अब की बार इनकी शुद्धि कर डालिए। इसका अभिप्राय यह है बच्चों कि महादेवी वर्मा वेजिटेरियन थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू वेजिटेरियन होने के साथ साथ नॉन वेजिटेरियन भी थे। तो उन्होंने मजाक भाव से कहा कि इन्हें भी इस बार मांसाहार खाना सिखा दीजिए, हम तो किसी तरह से बच गए, लेकिन ये नहीं बचनी चाहिए। तब उन्हें स्मरण आया कि मैं तो दद्दा के समान शाकाहारी हूं। उन्होंने पूछा, क्या तुम अब तक घास पात ही खाती हो? तब पंडित जी को याद आया कि महादेवी वर्मा तो मैथिली शरण गुप्त की तरह ही शाकाहारी हैं और उन्होंने मजाक के मूड में कहा, क्या तुम अब तक घास पात ही खाती हो? प्रश्न के उत्तर में दद्दा ने सविनोद कहा। सविनोद का अर्थात मतलब है बेटा मजाक के रूप में कहा, आप सबने हमारे लिए और छोड़ा भी क्या है? तो मैथिली शरण गुप्त जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा कि हमारे हिस्से में तो घास पात ही आएंगी, बाकी चीजें तो आप ही खा लेते हैं। इस विनोद के बीच में भी वे इंदिरा जी को बुलाकर अलग से शुद्ध शाकाहारी भोजन बनवाने की व्यवस्था करने का निर्देश देना नहीं भूले। ये मजाक हम लोगों के बीच चल रहा था, उसके बावजूद भी उन्होंने इंदिरा गांधी जी को बुलाया और शाकाहारी भोजन की व्यवस्था मेरे लिए कराई। आगे देखिए बच्चों, रात में देखा कांटे, छुरी तथा मांस के अनेक खाद्य पदार्थों से सजी लंबी मेज के एक और मेरे लिए कढ़ी चावल, शाक, दही आदि के कटोरियों से भरी चमचमाती थाली रखी हुई है। उन्होंने जिस प्रकार मेरी इच्छा का ध्यान रखा था, उसी प्रकार वे मेज के शिष्टाचार की ओर भी सतर्क थे। उन्होंने मेरी इच्छा का तो ध्यान रखा ही रखा, साथ में जब हम एक साथ मिलकर खाना खाते हैं किसी टेबल पर, तो वहाँ के क्या शिष्टाचार होने चाहिए, क्या नियम होने चाहिए, उनका भी वो सतर्कता से पालन करते थे। उन्होंने हंसते हुए मेरी थाली अपने पास रखवाई और अत्यंत आत्मीयता से मुझसे कहा, जो तुम नहीं खाती हो उसे दूसरे को खाते देख नाक भों मत चढ़ाना। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये बात समझाई महादेवी वर्मा को कि ठीक है, आप मांसाहार नहीं करती, कोई बात नहीं, आप अपना शाकाहारी खाना खाइए, लेकिन यदि दूसरा व्यक्ति मांसाहार खा रहा है
वो खाना खा रहा है तो आप उसे देखकर नाक मुंह भी मत चढ़ाना। आपको जो प्रिय है आप वो खाइए, उसे जो प्रिय है वो खाए। यही एक टेबल पर साथ बैठकर खाने का शिष्टाचार होता है कि किसी दूसरे के खाने को देखकर हम नाक मुंह ना सकोड़े। यही शिष्टाचार है बच्चों। आम काटने की कला में उन्हें विशेष प्रवीणता प्राप्त थी, मतलब विशेष कुशलता प्राप्त थी। वो आम बहुत अच्छे तरीके से काटते थे, जिसका प्रदर्शन कर वे अपने अतिथियों को विस्मित कर देते थे। विस्मित मतलब आश्चर्यचकित। चाकू से कलमी आम को एक ओर से चीरकर बड़ी सफाई से उसकी गुठली बाहर निकाल देते थे और आम साबुत सा ही दिखाई देता था। वो कलमी आम को एक तरफ से चीरा लगाते और उसकी गुठली को बड़ी सफाई से बाहर निकाल देते थे, तो देखने में ऐसा लगता था कि आम से गुठली नहीं निकली है, ये पूरा साबुत आम है। व्यक्तिगत संबंधों की स्वीकृति और निर्वाह में उनके साथ तुलना में ठहरने वाली व्यक्ति बहुत ही कम है। बच्चों, महादेवी वर्मा अपने अनुभव के आधार पर बताती हैं कि व्यक्तिगत लोगों के जो संबंध होते हैं, अपने निजी जो संबंध होते हैं, अलग अलग व्यक्तियों से जो संबंध होते हैं, उन संबंधों को स्वीकार भी करना और उन्हें निभाना, ये कोई पंडित जवाहरलाल नेहरू से सीखे। उनकी इस मामले में किसी और से तुलना नहीं की जा सकती। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनसे उनकी तुलना की जा सकती है कि वो अपने हर रिश्ते को बहुत ही अच्छे और ईमानदारी से निभाते थे। तो बच्चों, ये है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के विषय में उनके स्वभावगत और उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं के बारे में जो कुछ महादेवी वर्मा ने स्वयं उनके साथ रहकर अनुभव किया। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।